नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा डबल डोर वाली फ्रिज होती है, उसका वायरिंग किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो, तो आप डबल डोर का जो फ्रिज होता है, उसका रिपेयरिंग और वायरिंग करना सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा फ्रिज है, इस फ्रिज का यहाँ पर मैंने कनेक्शन ऑलरेडी आपको शो किया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा फ्रिज है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो क्या काम करते हैं और इनका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, मैं आपको पूरा आराम से समझा दूंगा, यानी कि पूरा बेसिक तरीके से समझा दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जो हमारा फ्रिज होता है, इस फ्रिज का सबसे मेन कंपोनेंट इसका कंप्रेसर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कंप्रेसर हो गया। ये जो कंप्रेसर होता है, यही हमारे फ्रिज को कूलिंग करता है, यानी कि जो हमारा कूलिंग होता है फ्रिज के अंदर में, वो टोटली इस कंप्रेसर के द्वारा होता है। अब ये जो हमारा कंप्रेसर होता है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। पहला तो कॉमन टर्मिनल, दूसरा स्टार्टिंग टर्मिनल और तीसरा रनिंग टर्मिनल। दोस्तों, यहाँ पे 3 टर्मिनल किस प्रकार से आया, एक बार समझ लीजिए। देखिए, ये जो हमारा कंप्रेसर होता है, इसमें 2 वाइंडिंग किया जाता है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। अब जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है और जो रनिंग वाइंडिंग होता है, इन दोनों के एक-एक सिरे को आपस में जोड़ के एक कॉमन टर्मिनल बना दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे पास में 3 टर्मिनल बाहर में मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा कंप्रेसर था, इसका टर्मिनल मैंने यहाँ पे शो कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में ये जो हमारा कंप्रेसर है, इसको स्टार्ट करने के लिए एक रिले की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे हम बॉक्स टाइप का रिले इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये जो हमारा बॉक्स टाइप का रिले है, इसमें 3 टर्मिनल होता है। ठीक है, एक स्टार्टिंग के लिए हो जाएगा, एक रनिंग के लिए और एक कॉमन टर्मिनल होता है, जिसको हम डम्मी टर्मिनल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में ये जो हमारा कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर को ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए और हीटिंग से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक ओएलपी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ओएलपी का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। दोस्तों, ये जो ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है, ये क्या करता है, ज्यादा करंट भी फ्लो नहीं होने देता, और यदि हमारा जो कंप्रेसर है वो ज्यादा ओवर हीट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी सर्किट को ब्रेक कर देता है। इसके बाद में जो हमारा फ्रिज होता है, उसमें एक फैन भी लगा होता है, जिससे कि कूलिंग को सर्कुलेशन बनाए रखे। तो सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए एक फैन लगा होता है। इसके बाद में जो हमारा फ्रिज होता है, उसके अंदर एक टाइमर भी लगाया जाता है। ये जो हमारा टाइमर होता है, वो 2 काम करता है। पहला तो कूलिंग के लिए पावर सप्लाई देगा और दूसरा हीटिंग के लिए। इसके बारे में मैं आपको आगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, ये जो हमारा टाइमर होता है, इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारा टाइमर है, इसमें 4 टर्मिनल है। यहाँ पे टर्मिनल नंबर लिखा गया है 3, 4, 1, 2। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टाइमर है, वो बहुत सारे टाइप के आते हैं। अलग अलग कंपनी के जो टाइमर होता है, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन वहां पे जो टर्मिनल नंबर लिखा रहेगा, वो सेम टू सेम रहेगा। हो सकता है कि जो टर्मिनल नंबर लिखा है वो इधर का उधर हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये याद रखना है कि जो 3 नंबर टर्मिनल है, 4 नंबर टर्मिनल है, 1 नंबर टर्मिनल है और 2 नंबर टर्मिनल है, उनका काम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक बार इसका बेसिक समझ लीजिए। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारा टाइमर होता है, इसके अंदर एक छोटा सा मोटर लगा होता है, जिसके द्वारा इसका टाइमर का काउंटडाउन होता है। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा फेस सप्लाई है, उसको लाके इस 3 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो मोटर का ये 1 नंबर टर्मिनल है, उसमें हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर टर्मिनल पे हमें फेस सप्लाई देना है और 1 नंबर टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये जो 4 नंबर टर्मिनल होता है, इसका उपयोग हम कूलिंग के लिए करते हैं, और ये जो 2 नंबर का टर्मिनल है, इसका उपयोग हम हीटिंग के लिए करते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में जो हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर एक थर्मोस्टेट भी लगा होता है। दोस्तों, ये जो थर्मोस्टेट है, इसका काम ये है कि यदि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा, यानी कि इस कंप्रेसर तक पावर सप्लाई जाने नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा कंप्रेसर है, ये यदि रेगुलर वर्क करता है, तो क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो ज्यादा कम हो जाता है, यानी कि जो कूलिंग है वो बहुत कम होता है, यानी कि माइनस तक चली जाती है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, जो बर्फ जम जाती है उसको पिघलाना होता है। तो यहाँ पे एक हीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो हीटर है, इसका नाम डीफोर्स हीटर होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, जो हमारा फ्रिज होता है, उसके अंदर एक बायोमेटल स्विच भी लगा होता है। दोस्तों, ये जो बायोमेटल स्विच होता है, इसका काम ये है कि यदि हमारे फ्रिज के अंदर में जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बायोमेटल स्विच है, ये आउटपुट जनरेट करेगा, यानी कि आउटपुट पावर सप्लाई जनरेट करेगा, यानी कि यहाँ का पावर सप्लाई हमें यहाँ पे मिलने लगेगा। और जैसे ही टेम्परेचर +5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसका कॉन्टेक्ट एनओ हो जाएगा, यानी कि यहाँ का पावर सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसी बायोमेटल स्विच के द्वारा हम इस हीटर को चालू और बंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों देखिए, जो हमारा फ्रिज होता है, उस
उस फ्रिज के अंदर एक और प्रोटेक्शन लगाया जाता है, यानी कि थर्मल फ्यूज लगाया जाता है। दोस्तों ये जो थर्मल फ्यूज होता है ये दो टाइप के लगाए जाते हैं। पहला तो 20 डिग्री सेल्सियस वाली और दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस वाली, ठीक है। ये जो हमारा थर्मल फ्यूज होता है इसका काम ये है कि यदि हमारे फ्रिज के अंदर में टेम्परेचर हाई हो जाता है, यानी कि हमारा जो हीटर है वो किसी कारण से बंद नहीं होता और वो हमेशा चालू रह गया, तो चालू कंडीशन में क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। अब यदि टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो जो हमारा फ्रिज होता है वो टोटली फाइबर का होता है, तो उसमें आग लगने का चांस हो सकता है, ठीक है। इसीलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए एक थर्मल फ्यूज लगा दिया जाता है। यानी कि यदि हमारा जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस या फिर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा, यानी कि इस हीटर को बंद कर देगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में जब आप फ्रिज को ओपन करते हो तो आप देखते हो कि एक लैंप ग्लो होता है, तो वहां पे एक लैंप भी लगा होता है। अब ये जो लैंप है इसको चालू करने के लिए एक पुश बटन लगा होता है, यानी कि डोर स्विच लगा होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डबल डोर वाली फ्रिज का, तो वहां पे दो लैंप लगा होता है, एक नीचे वाले कंपार्टमेंट में और एक ऊपर वाले कंपार्टमेंट में। तो यहाँ पर हमने एक और लैंप ले लिया और इस लैंप को चालू करने के लिए एक और डोर स्विच का इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट है इन सभी कंपोनेंट को पावर सप्लाई देने के लिए एक प्लग टॉप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे जो फ्रिज है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है उन सभी के कंपोनेंट को हमने यहाँ पे ला दिया। अब हमें इनका वायरिंग करना है। दोस्तों वायरिंग करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। दोस्तों आज का वीडियो हमारा लॉक द डील कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। दोस्तों लॉक द डील एक ऐसा वेबसाइट है या फिर आप कह सकते हो एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। दोस्तों यदि आप आपके घर के लिए कोई सामान खरीदना चाहते हो या फिर आपके दुकान के लिए कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, जैसे कि इन्वर्टर हो गया, बैटरी, ऑटोमेटिक बैटरी हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होते हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो होता है, उसको यदि आप खरीदना चाहते हो तो आप सभी प्रोडक्ट को केवल एक जगह से खरीद सकते हो। अब यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट खरीदोगे वहां पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों लॉक द डील एप्लीकेशन के द्वारा आपको हर एक कंपनी का ब्रांड मिल जाएगा, जैसे कि एक्साइड हो गया, लुमिनस, लिपगार्ड, लिपफास्ट, एमएच हो गया, हेवेल, उषा, बजाज और भी बहुत सारे ब्रांड होते हैं। उन सभी ब्रांड का प्रोडक्ट आपको वहां पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आप डाउनलोड कर लीजिए लॉक द डील एप्लीकेशन को, क्योंकि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये एक प्रकार का अमेजन है, वो भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि अभी रिपब्लिक डे आने वाला है, तो दोस्तों लॉक द डील एप्लीकेशन पे रिपब्लिक डे का सेल चल रहा है, जिसमें यदि आप रिटेलर हो तो आपको 6% तक डिस्काउंट मिल जाएगा, वो भी एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पे। दोस्तों उनके वेबसाइट पे अभी एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, जिसमें क्या करना है, आपको उनके फेसबुक पेज को लाइक करना है। दोस्तों यदि आप उनके फेसबुक पेज को लाइक करते हो तो आपको एक एक्साइटिंग प्राइज भी जीतने का मौका मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का इंक्वायरी करना है या फिर कोई जानकारी लेना है तो उनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, साथ ही साथ में उनके वेबसाइट का लिंक भी दे दिया हूँ, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप उनके वेबसाइट को और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे वायरिंग करना है। तो वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा प्लग टॉप है, इस प्लग टॉप का जो दाहिना पिन है यानी कि ये वाली पिन, इस पिन से हम एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और इसको ले जाके सीधे ही हमारा जो डोर स्विच है, इस डोर स्विच को एक टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इस डोर स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि जब हमारा गेट ओपन होता है तो उस कंडीशन में हमारा लैंप ग्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारा डोर स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से, यानी कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और इस बल्ब को फेस सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। सेम टू सेम हम इस लैंप के लिए भी कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा फेस सप्लाई है उसको ले जाके इस स्विच के साथ में कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इस डोर स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस डोर स्विच का जो दूसरा टर्मिनल होता है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा लैंप है इसको फेस सप्लाई दे देते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि ये जो हमारा फेस सप्लाई है उसको हमें एक लूप करना है। हम चाहें तो यहाँ से लूप कर दें या फिर यहाँ से लूप कर दें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाता हूँ और जो हमारा थर्मोस्टेट है इसको इनपुट पावर सप्लाई दे देता हूँ। अब ये जो हमारा थर्मोस्टेट है इसमें से पावर सप्लाई हमारे टाइमर में चली जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा टाइमर है इसमें 4 टर्मिनल है। अब ये जो हमारा टाइमर का तीसरा नंबर टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हमें इनपुट पावर सप्लाई देना है, तो इसमें इनपुट पावर सप्लाई हमारे इस थर्मोस्टेट के द्वारा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 4 नंबर का टर्मिनल होता है ये कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो हमारा कंप्रेसर है इसको जो पावर सप्लाई जाएगा वो इस 4 नंबर टर्मिनल से जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा रिले इसके कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि डम्मी टर्मिनल के साथ में इसका कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा रिले होता है इस रिले में 2 और टर्मिनल है,
एक स्टार्टिंग टर्मिनल और एक रनिंग टर्मिनल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग टर्मिनल है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा कंप्रेसर है इसका जो स्टार्टिंग वाली टर्मिनल होता है उसके साथ कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये जो हमारा रनिंग वाली टर्मिनल होता है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा कंप्रेसर का रनिंग वाली टर्मिनल है इसमें कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यदि आपको ये नहीं मालूम कि जो हमारा रिले है उसका स्टार्टिंग टर्मिनल कौन सा है, रनिंग टर्मिनल कौन सा है और कॉमन टर्मिनल कौन सा है, तो आपको क्या करना है, बस रिले को देख लेना है। जब आप रिले को देखोगे तो वहां पे लिखा होता है, यदि आपके रिले पे एस लिखा है उसका मतलब होता है स्टार्टिंग, यदि आर लिखा है तो उसका मतलब होगा रनिंग, और यदि यहाँ पे सी लिखा है तो उसका मतलब होता है कॉमन। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो रिले है उस पर डिटेल लिखा होगा, आप उसके हिसाब से कनेक्शन कर दीजिएगा। दोस्तों यदि आपको ये नहीं मालूम कि हमारा जो कंप्रेसर होता है इस कंप्रेसर का टर्मिनल किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि कौन सा कॉमन टर्मिनल है, कौन सा स्टार्टिंग टर्मिनल है, कौन सा रनिंग टर्मिनल है, तो दोस्तों उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। यानी कि जो हमारा सिंगल डोर वाली फ्रिज का वायरिंग था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि आप किस प्रकार से इसके टर्मिनल को आइडेंटिफाई करोगे। तो दोस्तों उस वीडियो को आप देख लीजिएगा यदि आपको ये नहीं मालूम कि हम किस प्रकार से टर्मिनल का आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा कंप्रेसर था इसको हमने स्टार्टिंग पावर सप्लाई और रनिंग पावर सप्लाई दे दिए। दोस्तों यहाँ पे जो रिले है इसका एक फंक्शन आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा रिले होता है ये क्या करता है, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों को पावर सप्लाई दे देता है। यानी कि यहाँ का पावर सप्लाई दोनों में थ्रो करता है, यहाँ भी पावर सप्लाई देगा और यहाँ भी पावर सप्लाई देगा। अब जैसे ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो हमारा रिले है ये क्या करेगा, स्टार्टिंग वाले टर्मिनल से पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा, यानी कि पावर सप्लाई केवल रनिंग वाले टर्मिनल पे जाएगी, जैसे कि हमारा जो कंप्रेसर है वो केवल रनिंग टर्मिनल के द्वारा वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बाईपास करने का काम इसके अंदर एक प्लंजर होता है वो करता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो हमारा 4 नंबर का टर्मिनल है इसी टर्मिनल से हमें इस फैन को भी पावर सप्लाई देना होता है। तो हम क्या करते हैं, यहीं से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा फैन है इसको फैन सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंशन करने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाता हूँ और इस फैन को पावर सप्लाई दे देता हूँ, यानी कि फेस सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फेस सप्लाई का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा प्लग टॉप है इसका जो न्यूट्रल वाली पिन है इस पिन से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा लैंप है इस लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस लैंप को भी न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाना है और जो हमारा थर्मल फ्यूज है इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देना है। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो हमारा थर्मल फ्यूज है इसका इस्तेमाल हम न्यूट्रल पावर सप्लाई में कर रहे हैं। यदि हमारा थर्मल फ्यूज ऑपरेट होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, न्यूट्रल पावर सप्लाई ब्रेक हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके आउटपुट टर्मिनल से यानी कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करना है और इसको ले जाके हमारा जो डेनफोर्स हीटर है इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहीं से एक वायर को लूप करके हमारा जो फैन है इसको भी न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फैन था इसको फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई मिल गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारा हीटर है इसके आउटपुट टर्मिनल से यानी कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा टाइमर है इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको एक डाउट बनेगा कि यहाँ पे जो हमारा हीटर है इसके आउटपुट टर्मिनल से हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई कैसे मिलेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो हमारा हीटर होता है इसके अंदर एक नाइक्रोम का तार होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ का न्यूट्रल पावर सप्लाई उस तार के जरिए यहाँ तक फ्लो होगा और यहाँ से फ्लो होते हुए हमारे इस टाइमर में चली जाएगी, यानी कि इस टाइमर को न्यूट्रल पावर सप्लाई भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमारा हीटर है इसको फेस सप्लाई भी चाहिए चालू होने के लिए, तो किस प्रकार से चालू होगा उसके बारे में भी समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टाइमर है इसका जो 2 नंबर का टर्मिनल है इसका इस्तेमाल हम इस हीटर को चालू करने के लिए करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो बायोमेटल स्विच है उसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा बायोमेटल स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा हीटर है इसको फेस सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक और डाउट बनेगा कि यहाँ पर हम न्यूट्रल सप्लाई और फेस सप्लाई को जोड़ दिए तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समझ लीजिए। दोस्तों इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले तो हम ये समझना है कि ये जो हमारा टाइमर है वो क्या काम करता है। देखिए दोस्तों ये जो हमारा टाइमर होता है वो क्या करता है, 8 से 10 घंटे तक कूलिंग करता है और फिर उसके बाद में 10 से 20 मिनट तक ये क्या करता है, हीटिंग करता है। यानी कि ये जो हमारा टाइमर है ये क्या करेगा, 8 से 10 घंटे तक इस 4 नंबर टर्मिनल से पावर सप्लाई को फ्लो कराएगा, यानी कि यहाँ से फ्लो होते हुए हमारे ही कंप्रेसर में चली जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा जो फ्रिज है वो कूलिंग करेगा। अब जैसे ही 8 से 10 घंटा कंप्लीट होता है तो ये जो हमारा टाइमर है ये क्या करेगा, 3 नंबर टर्मिनल को 2 नंबर टर्मिनल के साथ शॉर्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, ये जो हमारा 3 नंबर का टर्मिनल है ये क्या होगा, 2 नंबर के टर्मिनल से शॉर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ का पावर सप्लाई टोटली यहाँ पे आने लगेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ से फेस सप्लाई फ्लो होते हुए सीधे ही इस बायोमेटल स्विच के द्वारा हमारे हीटर में पहुंच जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा जो हीटर है वो हीट जनरेट करने लगेगा। दोस्तों ये जो हमारा हीटर है ये तभी ऑन होगा जब हमारा बायोमेटल का स्विच जो है वो एनसी कांटेक्ट होगा,
दोस्तों ये जो हमारा बायोमेटल स्विच है ये तब ऑपरेट होगा जब हमारा जो फ्रिज है उसका जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाती है। और जैसे ही +5 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो ये जो हमारा बायोमेटल स्विच है ये क्या करेगा, पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा, यानी कि यहाँ का पावर सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होगा, हमारा जो हीटर है वो ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे फेज सप्लाई नहीं रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ का न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से फ्लो होकर हमारे टाइमर में चली जाएगी। अब जैसे ही टाइमर का टाइम कंप्लीट होता है तो क्या होगा, टाइमर का कॉन्टेक्ट चेंज होगा, यानी कि यहाँ का पावर सप्लाई 3 नंबर का पावर सप्लाई 2 नंबर टर्म में पहुंचने लगेगी, जिससे क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इसमें पहुंच जाएगी, जिससे हमारा हीटर ऑन हो जाएगा। और ये जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, यहाँ पे फेज सप्लाई बन जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों देखिए, ये जो हमारा कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर का जो कॉमन टर्मिनल होता है, इस कॉमन टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होता है। तो इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाते हैं और जो हमारा OLP है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा OLP है इसका जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को हम क्या करते हैं, कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वायर के द्वारा इसका कनेक्शन करके शो कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमारा कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर के बॉडी को हमें अर्थ भी करना होता है। तो अर्थिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा प्लग टॉप है, इस प्लग टॉप का जो मोटा वाला पिन है, इस मोटे वाले पिन से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा कंप्रेसर है इसके बॉडी के साथ में वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे कि यदि इस कंप्रेसर के बॉडी में करंट आता है तो वो क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा फ्रिज का वायरिंग था वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक बार समझ लीजिए कि ये जो हमारा फ्रिज है वो कैसे काम करेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो हमारा फेज सप्लाई है वो यहाँ से फ्लो होते हुए आएगा और सबसे पहले हमारे थर्मोस्टेट में पहुंच जाएगी। अब यदि हमारा थर्मोस्टेट का टेम्परेचर नॉर्मल है, यानी कि जितना हम सेट किए उससे ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ का यहाँ पे पहुंच जाएगी, यानी कि यहाँ का पावर सप्लाई फ्लो होते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए हमारे टाइमर में पहुंच जाती है। अब ये जो 3 नंबर का टर्मिनल है उसका कनेक्शन 1 नंबर के टर्मिनल से होता है, जिससे क्या होगा, यहाँ का पावर सप्लाई 1 नंबर टर्मिनल पे पहुंच जाती है, जिससे क्या होगा, यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए हमारे रिले के कॉमन टर्मिनल पे पहुंच जाती है। अब ये जो हमारा रिले, ये दोनों टर्मिनल पे पावर सप्लाई देगा, कब, स्टार्टिंग के समय में। स्टार्टिंग के समय में दोनों टर्मिनल पे पावर सप्लाई मिलेगा, जिससे कि हमारे कंप्रेसर में स्टार्टिंग टर्मिनल और रनिंग टर्मिनल दोनों के दोनों टर्मिनल पे पावर सप्लाई मिल जाएगी, जिससे क्या होगा, जो हमारा कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हमारे कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में ये जो हमारा रिले है ये क्या करता है, स्टार्टिंग वाले टर्मिनल से पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा, यानी कि केवल पावर सप्लाई रनिंग वाले टर्मिनल पे देगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो कंप्रेसर है वो केवल रनिंग वाले टर्मिनल पे काम करेगा। दोस्तों जैसे ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है उसके साथ साथ में ये जो हमारा फैन है ये भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक साथ में कंप्रेसर और फैन वर्क करने लगते हैं। अब जैसे ही हमारा जो कूलिंग है वो मेंटेन हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारा थर्मोस्टेट है ये क्या करेगा, पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा, यानी कि यहाँ का पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो फैन और कंप्रेसर है दोनों को दोनों ऑफ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यदि हमारा जो कंप्रेसर है ये ज्यादा हीट हो जाता है या फिर जो हमारा कंप्रेसर है वो ज्यादा करंट लेने लगता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारा OLP है ये ओपन हो जाएगा, यानी कि यहाँ का जो न्यूट्रल पावर सप्लाई फ्लो हो रहा था वो यहाँ से फ्लो होना बंद हो जाएगी, यानी कि इस टर्मिनल से पावर सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, जिस कारण से हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑफ हो जाती है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बायोमेटल स्विच है और जो थर्मल फ्यूज है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा फ्रिज का वायरिंग था वो आप समझ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।